तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक तय किए हुए जगह पर ना पहुंच जाओ। जीवन में एक लक्ष्य रखो, उसके लिए ज्ञान हासिल करो और लड़ते रहो जब तक उस लक्ष्य को तुम हासिल न करो। दृढ़ निश्चय बना लो। नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार आज आप लोगों के सामने एक ऐसे महान आत्मा की कहानी लेके आया हूं जिसको हमारा देश उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हमारे 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक जनवादी राष्ट्रपति, जी हाँ, मैं एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी लेके आया हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम, ए फॉर अब्दुल उनके परदादा का नाम, पी फॉर फकीर उनके दादा का नाम, जैबुल्ला आबुद्दीन उनके पिताजी का नाम और अब्दुल कलाम उनके खुद का नाम। एक बार की बात है कि एक सेमिनार में किसी ने कलाम जी से पूछा कि हम सफलता को कैसे प्राप्त करें। उन्होंने 4 मंत्र दिए। बोले 4 मंत्र सफलता को पाने के लिए सबसे पहले ग्रेट एम बनाओ, सबसे पहले तुम बड़ा लक्ष्य बनाओ, ग्रेट एम बनाओ और उस लक्ष्य को पाने के लिए करो एक्वायर नॉलेज करो। नॉलेज प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहो, लड़ते रहो, उसके बाद करो जम के हार्ड वर्क और सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट कि कभी हार मत मानो। ये 4 मंत्र दिए उन्होंने। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आते हैं स्टार्टिंग से बात करते हैं उस मल्लाह की बेटे की जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। जी हाँ, मल्लाह परिवार में पैदा हुए थे। नाविक, उनके पिताजी नाविक थे। परिवार बड़ा था, 10 भाई बहन थे। उनके पास, कलाम जी के पास पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो वो अपना खर्च निकालने के लिए न्यूज़पेपर बेचा करते थे। जी हाँ, न्यूज़पेपर बेचा करते थे और न्यूज़पेपर बेचने से पता उनको 2 फायदे हो जाते थे। एक तो उनको उनसे मनी अर्न हो जाता था और दूसरा पूरे रास्ते भर में सारा न्यूज़पेपर पढ़ जाते थे। ठीक है। एक बार क्या हुआ कि एक गणित के टीचर थे, ठीक है, जो कि कई किलोमीटर दूर थे। गणित बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे लेकिन उनका फीस ज़्यादा था। इनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन उन्होंने बोला कि जो बंदा सुबह सुबह भोर में 4 बजे नहा धोकर आएगा उसको 4 से 5 1 घंटा तक फ्री का क्लास दूंगा। ये तो कलाम थे। अब्दुल कलाम जी ने हर रोज 12 महीना, क्या गर्मी क्या सर्दी क्या बर्दाश्त, ठंडे गर्म पानी से नहाकर हर सुबह 4 बजे मैथ की क्लास लेने जाते थे क्योंकि वो क्लास वो फ्री में देते थे, उसके लिए फीस नहीं लेते थे। एक बार की बात है कि कलाम जी पढ़ते पढ़ते स्कूल में जाते जाते किसी गलत मैथ के क्लास में घुस गए। वहाँ के टीचर ने इन पर गुस्सा हो गया, कलाम तुझे जब यही नहीं पता कि ये कौन से क्लास में आना चाहिए, ये कौन सा क्लास, तू क्या खाक पड़ेगा। कलाम जी के दिमाग में आ गया कि हाँ, ये ऐसे क्यों बोल दिए। उन्होंने फिर क्या करा, उन्हें जम के मेहनत किया और इतना मेहनत किया कि मैथ में 100 नंबर ले आए और वो टीचर को साबित कर दिया कि हाँ, जब आदमी दृढ़ निश्चय कर लिया ना तो वो लक्ष्य को पा सकता है। क्योंकि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना और तपना पड़ेगा। एक बार की बात है कि एक क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है। बच्चों को समझ में ही ना आए, चिड़िया कैसे उड़ती है, किस मॉडल पर पढ़ा रहे, किस आधार पर पढ़ा रहे। टीचर ने इन सबको क्या करा कि बीच के किनारे ले गए और उड़ते हुए चिड़िया को दिखाया कि देखो इस सिद्धांत पर, इस मॉडल पर चिड़िया उड़ती है। तब वहीं से कलाम जी के दिमाग में एरोनॉटिक्स समझ में आया। इन्होंने अस्कट हाई सेकेंडरी स्कूल से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद ये MIT, जी हाँ, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। इनके पास पैसे नहीं थे, हालांकि इनके बहन ने अपने गहने बेच के या गहने गिरवी रख के 1000 रुपये इनको दिया था एडमिशन के लिए। उन्होंने वहाँ एडमिशन ले लिया। एक बार की बात है कि इनको विमान का प्रोजेक्ट मिला था, विमान बनाना था। इन्होंने विमान का मॉडल बनाया और जाकर प्रोफेसर को दिखा। प्रोफेसर को समझ में नहीं आया, प्रोफेसर को मतलब वो पसंद नहीं आया। ठीक है, उन्होंने बोला डॉक्टर कलाम, अगर अच्छा सा अगर मॉडल नहीं बना के लाया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन जाएगी। इनके दिमाग चकरा गया, स्कॉलरशिप छीन जाएगी। जैसे तैसे बहन ने 1000 रुपये गहने गिरवी रख के दिया था। अब इनको टेंशन हो गई कि स्कॉलरशिप छीन जाएगी। इन्होंने कहा सर आप मुझे 1 महीने का मौका दे दो, मैं इससे भी ज़्यादा इससे भी अच्छा डिजाइन बना के दिखाऊंगा। प्रोफेसर ने कहा कि कोई 1 महीना नहीं मिलेगा, 3 दिन, केवल 3 दिन तुम्हें देता हूं, 3 दिन के अंदर तुम्हें बनाना होगा। ये अब्दुल कलाम थे, क्योंकि इनके दिमाग में था कि स्कॉलरशिप छीन जाएगी। जी हाँ, 24 × 3 72 घंटे तक न खाया न पिया न सोया,
जी जान लगा के मेहनत करते रहे और तीसरे दिन इनके पास डिजाइन बना कर ले गए। प्रोफेसर को डिजाइन बहुत पसंद आया, उनके आंखों में आंसू आ गए। जब इन्होंने एमआईटी से जब पास आउट हुए तो इनके पास नौकरी के 2 ऑप्शन थे। 2 इंटरव्यू के लेटर आए थे, पहला था एयरफोर्स से और दूसरा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। ये एयरफोर्स में गए अपना इंटरव्यू देने, वहां पर 8 सीट थी और 25 लोग आए हुए थे, लेकिन इनका 9वां स्थान आया। ये वहां से सेलेक्ट नहीं हो पाए, वहां से छट के ये वापस आए। फिर इनके पास दूसरी नौकरी बची थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, फिर वहां पर गए। जी हाँ, वही डीआरडीओ, इन्होंने वहां पर सेलेक्ट हो गए, वहां पर डीआरडीओ को ज्वाइन किया और वहां पर डॉक्टर विक्रम साराभाई के टीम में ये शामिल हो गए। फिर ये बंदे इतना तेज, इनको फिर नासा भेजा गया 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए। सोचिए, इनको नासा भेजा गया 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए। जब नासा गए तो नासा ने देखा कि बंदा बहुत तेज है। नासा ने बोला कि कलाम जी, मैं आपको इंडिया से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 गुना ज़्यादा सैलरी दूंगा, यहीं पर आप रुक जाओ, यहीं पर किसी गोरी से शादी करो, एंजॉय करो। कलाम जी अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि कभी कभी उनके मन में भी ये ख्याल आया था कि शायद मैं वहीं रुक जाता, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, मैं अपने देश जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा। फिर वो देश आए। 1963 में इन्होंने पहला साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस टाइम इनके पास सुविधाएं बहुत कम थी। इनके पास बहुत सारी असुविधाएं होते हुए भी उस टाइम रॉकेट लॉन्च करने के लिए रॉकेट के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते थे उसको साइकिल और बैलगाड़ी पर रख के ले जाया गया। जहां से लॉन्च करना था, साइकिल और बैलगाड़ी पर ये रॉकेट बनाने में लगे हुए थे। एक बार की बात है कि इनकी सगाई फिक्स हो गई थी, माता पिता ने सगाई फिक्स करी थी। सब वहां पर इंतजार करते रहे, अब्दुल कलाम आएगा, अब्दुल कलाम आएगा, लेकिन इनको तो बस यही चीज लगे थे, मुझे रॉकेट बनाना है, देश का पहला रॉकेट जाएगा। ये रॉकेट बनाने में व्यस्त रहे, वहां पर गए ही नहीं। 1969 में इनको इसरो के डायरेक्टर बना दिया गया। जब ये इसरो के डायरेक्टर बने तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना SLV-3 को लॉन्च किया जाए। जी हाँ, SLV-3 है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 को लॉन्च करने के लिए सोचा और उसके लिए खर्च ज़्यादा आ रहे थे। इन्होंने सरकार से फंड मांगी, तो उस टाइम में इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी। इंदिरा गांधी ने पब्लिकली मना कर दिया फंड देने से, लेकिन हाँ, इंदिरा गांधी जी ने इनको प्राइवेट रूप से फंड दिया। ठीक है, अब इनको फंड मिल गया, इनको बनाना था रॉकेट, SLV-3 का लॉन्च करना था। 10 साल तक मेहनत करते रहे, दिन के 18 घंटे मेहनत करते थे। ये अब्दुल कलाम थे भैया, 365 दिन मेहनत करते थे। लीप ईयर में 366 दिन मेहनत किया करते थे। कोई रविवार छुट्टी नहीं, कोई 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं, कंटिन्यू मेहनत करते थे, क्योंकि इनके मन में खुशी था, देश का पहला रॉकेट जाएगा, देश का पहला रॉकेट जाएगा। रॉकेट बनाते रहे, मेहनत करते रहे और वो दिन आ गया 1979, जिस दिन SLV-3 लॉन्च होने वाला था। पूरा देश देख रहा था, हालांकि दुर्भाग्य से वो लॉन्च नहीं हो पाया, वो फेल हो गया। इनकी टीम घबरा गई, कलाम जी खुद घबरा गए कि अब मैं क्या देश को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि इनसे मीडिया पूछती कि तुमको क्या हक था देश का पैसा बर्बाद करने का। ये घबरा गए, लेकिन इनके टीम में थे उस टाइम में, इनके गुरु थे हुआ करते थे डॉक्टर सतीश धवन, वो उस टाइम इसरो के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, हमारी टीम बहुत जबरदस्त है और यही टीम अगले 1 साल के अंदर यही SLV-3 सफलतापूर्वक लॉन्च करके दिखाएगी। देखिए, टीम का जो लीडर होता है उसके अंदर यही गुण होना चाहिए, यही गुण होना चाहिए कि अगर टीम हमारा अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो उसे इस ढंग से मोटिवेट करे कि वही काम से दोबारा से सक्सेसफुल किया। और वही कलाम थे, वही टीम थी और वही रॉकेट था जिसको 1918 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। जब इन्होंने लॉन्च किया तो इंदिरा गांधी इनसे बहुत ही प्रभावित हुई, बहुत ज़्यादा। इंदिरा गांधी ने इनको मिलने के लिए बुलाया, कलाम जी इनसे मिलने के लिए गए। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि कलाम जी, आपको डिफेंस के लिए और मेहनत करने पड़ेंगे। सफलता पर सफलता मिलती रही। 1981 में उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला। 1982 में उनको DRDO के डायरेक्टर बना दिया गया। जब उनको DRDO का डायरेक्टर बनाया गया तो वो बहुत ही चिंतन में थे कि मिसाइल तो बनाना है, मिसाइल किस टाइप के बनाए, कैसा मिसाइल बनाए। ठीक है, तो एक बात आपको मैं बता दूं कि कलाम जी भागवत गीता पढ़ा करते थे। भागवत गीता वो पढ़ा करते थे। भागवत गीता में एक कहानी आती है, कर्ण के पास एक दिव्य शक्ति नाम का
बाण था, तीर था, जिसको इंद्र भगवान ने उसको दिए थे। उस तीर की खूबी ये थी कि अगर जिसके पीछे वो चला देगा, कमॉन, जिसके पीछे वो तीर चला देंगे तो वो आदमी लेफ्ट घूमे या राइट घूमे, कहीं पर भी चला जाए ब्रह्मांड में, उसको मार के ही वापस आएगा। इन्होंने देखा ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्निक है जी। जहां पर उन्होंने टारगेट बना दिया, अब वो आदमी लेफ्ट घूम गया तो तीर भी लेफ्ट घूम जाएगा। ये दिव्य शक्ति आपने भी देखा होगा, ये घटोत्कच को मारने में यूज किया था कर्ण ने, ठीक है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना गाइडेड मिसाइल बनाए, ताकि हम जिस टैंक को उड़ाना है, जिस टैंक को मारना है, उसी टैंक को मारने के लिए मिसाइल बना। अगर वो टैंक दाएं घूम जाए, बाएं घूम जाए, तो मिसाइल भी उसको दाएं बाएं घूम के मार दे। अच्छा, एक बार इंटरव्यू में इनसे पूछा गया मिसाइल के बारे में, इन्होंने कहा कि ये कृष्ण भगवान को देख के ज्यादा मतलब प्रभावित हुए थे, क्योंकि कृष्ण भगवान का जो सुदर्शन चक्र था, उसका ये नियम था कि सुदर्शन चक्र निकला, जिसको मारना है उसके सामने गया, 2 मिनट तक बातें हुई, फिर भगवान ने कहा मार दो, सुदर्शन चक्र मारा, मार के वापस भी आ गए। इन्होंने कहा कि अजीब टेक्नोलॉजी है भाई, कि जिसको टारगेट बनाया गया उसी को जाके मार रहा है, चाहे वो कहीं पर भी घूम जाए। तो वहां से ये सारे चीजें लाई और इन्होंने गाइडेड मिसाइल बनाना शुरू कर दिए, ठीक है, गाइडेड मिसाइल बनाना शुरू कर दिए। 1985 में इन्होंने त्रिशूल नामक मिसाइल बनाया। 1988 में पृथ्वी, आकाश, नाग जैसे मिसाइल इन्होंने बना डाली। एक बार 1989 में ये अग्नि बना रहे थे, अग्नि बार बार फेल हो रहा था, बार बार फेल हो रहा था, लेकिन हालांकि 1989 में अग्नि मिसाइल भी सफल हो गया। अग्नि मिसाइल बनने के बाद भारत पूरे विश्व भर में 6वें नंबर पर मिसाइल के मामले में पावरफुल देश बन गया। कमान 6वें नंबर पर भारत बन गया। ये कलाम साहब कहते थे कि मिसाइल तो मैं बना रहा हूं, लेकिन मिसाइल को यूज नहीं करना है। कमान, मिसाइल को यूज नहीं करना है, हमें विराट रूप दिखाना है। जैसे कि चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को अपना विराट रूप दिखाना है कि हाँ हम भी हैं, हम तुमसे कम नहीं, हमारे पास भी मिसाइल हम चला सकते हैं। जैसे कि भागवत गीता में 10वें अध्याय के बाद कृष्ण भगवान ने देखा कि जब अर्जुन उबासी ले रहा तो उन्होंने भी अपना विराट स्वरूप दिखाया, लेकिन कृष्ण भगवान ने किसी को मारा नहीं, किसी का वध नहीं किया, लेकिन अपना विराट स्वरूप दिखाया, ठीक है। आज कलाम जी का ही देन है कि यही भारत था 1979 में, कोई सा भी देश मदद नहीं कर रहा था, और यही भारत 2017 में पूरे 104 सैटेलाइट एक रॉकेट से लॉन्च किया गया था, किया दुनिया का सबसे सस्ता में, सब सस्ता। अगल बगल के सारे देश आ रहे थे कि हाँ जी हमारी सैटेलाइट भेज दो, अपने रॉकेट से हमारे सैटेलाइट भेज दो। यही भारत है जो 2017 में 104 सैटेलाइट एक रॉकेट से भेजा था, सबसे सस्ता। हमने कई सारे देशों की मदद करी थी इसमें। अब आते हैं कि 1979 में इनको भारत रत्न दिया गया था। 41 साल तक इन्होंने देश की सेवा करी। 1999 में ये रिटायर हुए। जब वो रिटायर हुए उस टाइम अटल जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उन्होंने इनसे फोन करके बोला कि हाँ जी हम होम मिनिस्ट्री बना रहे हैं, ठीक है, आपको हम होम मिनिस्ट्री देना चाहते हैं, आप ये इस पद को ले लो। लेकिन कलाम साहब ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे अभी बच्चों की नई पीढ़ी तैयार करनी है और उसके लिए मैं पढ़ाना चाहता हूं। और वो अपने टीचिंग के प्रोफेशन के लिए अन्नामलाई चले गए पढ़ाने के लिए, वही तमिलनाडु में है, ठीक है। अब आते 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा कि इनको राष्ट्रपति का पद दिया जाए, और उन्होंने कॉल करके बोला कि कलाम साहब आपने पहले तो मना कर दिया था, लेकिन अब की एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप मने मत करना, हम आपका नाम प्रेसिडेंट के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। फिर कलाम साहब ने मना नहीं कर पाए और 2002 से 2007 तक देश के राष्ट्रपति बने रहे, एक जनवादी राष्ट्रपति बने रहे। ये एक ऐसे राष्ट्रपति बने जो कि जाते टाइम केवल 2 सूटकेस लेके गए थे राष्ट्रपति भवन में, और आते टाइम भी 2 सूटकेस लेके आए। इनके पास कुल संपत्ति में था ही क्या, रामेश्वरम में एक घर था जो कि इनके पिताजी ने बनाई थी, 2500 बुक्स था, एक बीड़ा था जिसको बजाया करते थे, एक कलाई घड़ी था, और एक सीडी प्लेयर था जिसमें कि ये भजन सुना करते थे, एक लैपटॉप था, 6 कमीज थे, उसमें भी 3 डीआरडीओ के 3 इनके, 6 पैंट थे, 3 डीआरडीओ के 3 इनके, 3 सूट से और 1 जोड़ी जूता था। लेकिन
इनके पास था तो 40 डॉक्टरेट था, 40 डॉक्टरेट था। हालांकि खुद पीएचडी की पढ़ाई कभी नहीं करी थी, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में जाते थे वहां से इनको मिल जाता था। अगर अवार्ड की बात करें तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर, रामानुजन अवार्ड, कई सारे अवार्ड इनको दिया गया। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, ये मुस्लिम होने के बाद भी वेजिटेरियन थे। इनको जीवों से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, बहुत ही ज़्यादा प्यार था। कलाम साहब एवरी यूथफुल थे। 70 साल के उम्र में उनको यूथ आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। और अब एक असाधारण व्यक्ति, एक अलौकिक व्यक्ति हमारे बीच 19 जुलाई 2015 को हमारे बीच नहीं रहे, हमें छोड़ के चले गए, हमें छोड़ के सदा के लिए अलविदा कर गए। स्विट्जरलैंड जैसा देश, जो कि साइंस के मामले में बहुत ही बड़ा देश माना जाता है, 6वें स्थान पर आता है विश्व में, वो 26 मई को साइंस डे के रूप में मनाता है, क्योंकि उस दिन कलाम साहब स्विट्जरलैंड गए थे। यूएनओ इनके जन्मदिन को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाती है। जो कल था आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, वैसे ही इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई कलाम नहीं होगा।